मित्रों नमस्कार। अब मैं आपको जुडिशियल एविडेंस और नॉन जुडिशियल एविडेंस के बारे में बताऊंगा। बहुत संक्षेप में, बहुत बड़ी क्लिष्ट परिभाषा नहीं है इसमें और न इसमें कोई बहुत डिटेल में है। जुडिशियल एविडेंस वे होते हैं जो न्यायालय के समक्ष मौखिक रूप से या दस्तावेजी रूप से पेश किए जाते हैं, यानी न्यायालय स्वयं जिनका अवलोकन करती है वह क्या होगा, वह होगा जुडिशियल एविडेंस। और जो चीज़ें न्यायालय के बाहर कहीं अन्यत्र की जाती हैं और साक्ष्य के रूप में उनको ग्राह्य किया जाता है वे हैं न्यायिकेतर साक्ष्य, या जिसे एक्स्ट्रा जुडिशियल भी आप कह सकते हैं। जैसे एक कोई व्यक्ति है, अपने मित्र से अपना अपराध कन्फेस करता है, तो बाहर उसने कहा, अब अगर आप इसे बात की एविडेंस देते हैं, साहब ये इस व्यक्ति ने मुझसे अपना अपराध कन्फेस किया है मेरे घर पर आकर, ये हो गया एक्स्ट्रा जुडिशियल। न्यायालय में कन्फेस करता है तो ये होगा जुडिशियल। मात्र इतना ही अंतर है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आप आगे देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण, मैं आपको एक संबोधन कर दूं। अगर आपके पास रेवा शंकर गोविंद राम त्रिवेदी की किताब हो तो पेज नंबर 28 आप देख लेंगे, नोट कर लेंगे। और अगर ना हो तो मैं बता रहा हूँ, आप इसको शीघ्रता से नोट कर लें। बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही अच्छे ढंग से ट्रायल के लिए और अन्य चीज़ों के लिए बताया गया है। आप मैं बता रहा हूँ, केवल आपराधिक मामलों में बताऊँगा, सिविल में आपको भी नहीं बताऊँगा। देखिए इसमें यह है कि क्रिमिनल मामले में एविडेंस का क्या प्रिंसिपल है। क्रिमिनल मामले में एविडेंस का क्या प्रिंसिपल है, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मित्रों कि देखिए मैं आप बता चुका हूं कि लॉ इज नथिंग बट अ कॉमन सेंस। एविडेंस क्या है मैं बता चुका हूं, एविडेंस का महत्व क्या ही बता चुका हूं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल समझिए। जब आप बेसिक प्रिंसिपल समझ लेंगे, जो मैं बस तुरंत आपको बताने जा रहा हूं, तो इससे आप अपना बर्डन समझेंगे और दूसरे पार्टी के बर्डन को समझेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। जब आप दोनों का अंतर समझ लेंगे तो आपको हड़बड़ाहट नहीं होगी, अपना केस समझ में आएगा, केस रखने का तरीका समझ में आएगा और सारा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक, बिना किसी परेशानी के। तो पहले तो है, बहुत कॉमन सा प्रिंसिपल है कि आप किसी भी एक्यूज्ड को अपराधी तब मानेंगे जब उसका कन्विक्शन हो जाए। जब तक उसका कन्विक्शन नहीं होगा वह निर्दोष की श्रेणी में आता है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो सबूत आएगा, जो साक्ष्य आएगा, वह ऐसा होना चाहिए क्रिमिनल केसेस में कि सभी संदेहों को खत्म कर दे और निश्चयात्मकता की ओर ले जाए। संदेह कितना भी मजबूत हो वो कन्विक्शन नहीं हो सकता। तो आपका जो सबूत है उसका वेटेज, जैसे ग्रेविटी कह सकते हैं, उसकी ग्रेविटी इतनी होनी चाहिए कि वह हर हाल में एक्यूज्ड को कन्विक्शन की ओर ले जाए, तभी आप उसका कन्विक्शन हो पाएगा। तीसरी चीज ये है कि अगर प्रोसिक्यूशन अपने मामले को साबित ना कर पाया तो डिफेंस या एक्यूज जिसे आप कहते हैं, वो अगर अपना कोई एक प्ली लेके चलता है और अपनी प्ले को नहीं ले पाता, फेल कर देता है। यानी कहने का आशा क्या हुआ कि अगर डिफेंस अपनी प्ली प्रूव करने में फेल हो गया और प्रोसिक्यूशन भी फेल हो गया तो इसका लाभ प्रोसिक्यूशन को नहीं मिलेगा। प्रोसिक्यूशन ये नहीं कर पाएगा कि डिफेंस काउंसिल अपना बर्डन नहीं प्रूव कर, साबित कर नहीं कर पाए, इसलिए इनको सजा कर दिया जाए। तो सारा का सारा बर्डन जो है इसमें हालांकि कुछ में अभी नए एक्ट आ गए हैं, उसमें प्रोसिक्यूशन के इस बर्डन को थोड़ा रिलीज कर दिया गया है, उनका वेट कम कर दिया गया है, डिफेंस की ओर ज़्यादा इसको डाल दिया गया है। जैसे आप देखेंगे पॉक्सो वगैरह में चीज़ है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब रेप केसेस में भी कहीं कहीं धारणाएं बदल नहीं गई हैं, आगे एमेंडमेंट में आपको बताऊंगा मैं उन चीज़ों को। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल क्रिमिनल लॉ का यही है कि सारा का सारा बर्डन, जहाँ अपवाद को छोड़ दीजिए, किसी भी जब लॉ को पढ़िए अपवाद के साथ पढ़िए, लेकिन बहस केवल सामान्य के लेवल पर ही की जाती है जब तक कि वह पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन क्वेश्चन ना हो। अब आप देखेंगे तीसरी चीज, संदेह का लाभ अभियुक्त होगी। उसके बाद साक्ष्य आपका जो होगा वो ऐसा होगा जिसमें किसी प्रकार का संदेह न रहे। सरमाइस एंड कंजक्चर पे बेस कोई कन्विक्शन आपका नहीं कर पाएंगे और बेस्ट एविडेंस देना पड़ेगा आपको। किसी भी मामले में ये नियम है कि जो बेस्ट एविडेंस है वो दीजिए। नंबर ऑफ एविडेंस मतलब नहीं है, आप 20, 25, 50 एविडेंस देना मतलब नहीं है। एक एविडेंस दीजिए। अगर एक एविडेंस भी ऐसा है जिस पे कोर्ट होली रिलाई करेगी तो कन्विक्शन के लिए पर्याप्त है। नंबर ऑफ एविडेंस का कोई मतलब नहीं है। और बेस्ट एविडेंस, जैसे मान लीजिए कि ए की हत्या जिस समय हुई उस समय बी उसके साथ मौजूद था, पीछे मोटरसाइकिल बैठा हुआ था, सारी परिस्थितियां तो हो गई और अभियोजन का यह भी कहना है कि साहब बी भी इंजर्ड था, बी के ऊपर भी फायर हुआ था, बी भी चोटिल था, लेकिन बी को पेश नहीं किया गया। तो कौन इस घटना के बारे में सबसे अच्छा गवाह था?
इस घटना के बारे में सबसे अच्छा गवाह बी था, क्योंकि बी ने देखा था, उसके सामने मर्डर हुआ था, वो चुटहिल था। क्वेश्चन ये उठता है बाद में, डिफेंस काउंसिल उठाते हैं कि साहब बी को क्यों नहीं पेश किया गया, सबसे अच्छा तो वही था विटनेस। तो अगर बी को नहीं प्रोड्यूस किया गया, इसका मतलब ये हुआ कि अभियोजन जो है वो सच घटना को छिपाना चाहता है, वो मुकदमे को गलत ढंग से पेश करना चाहता है, वह निर्दोष आदमी को फंसाना चाहता है, इसलिए नहीं पेश कर रहे हैं। अगर बी को पेश किए होते तो उनका मुकदमा फेल कर जाता प्रोसिक्यूशन का, इसलिए बी को नहीं पेश। जब या तो फिर यह बतावा प्रोसिक्यूशन कि बी को क्यों नहीं प्रोड्यूस किया गया, जैसे बी मर गया, घटना के 1 महीने बाद बी मर गया, उसके बाद गवाही आनी शुरू हुई, कहाँ से इंसाफ दे पाएंगे इनको, वो तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर वो जिंदा भी है, कहीं अगल बगल रह भी रहा है, न्यायालय में उसको बुलाया भी जा सकता था, वह एविडेंस देने के लिए भी सक्षम था, तो क्यों नहीं बुलाया गया। और अगर नहीं बुलाया था तो प्रोसिक्यूशन का बर्डन है कि न्यायालय में इस बात की सूचना दे दे कि साहब इसलिए इनको हम नहीं पेश कर पा रहे हैं, इसलिए तब वो साक्ष्य कमजोर नहीं पड़ा जाएगा, अदरवाइज वो कमजोर हो जाएगा। इसलिए बेस्ट एविडेंस का प्रिंसिपल बनाया गया। अब आप ये और देख लें एक चीज कि जो डिफेंस है, डिफेंस का बर्डन उतना नहीं रहता जितना प्रोसिक्यूशन का है। सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ में बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिविल लॉ में दोनों पार्टी का बराबर का बर्डन है, वादी का भी प्रतिवादी का भी बर्डन। आप प्रूफ आज बताएंगे आपको तो एक अलग रहेगा, लेकिन क्रिमिनल में ऐसा नहीं है। क्रिमिनल में सारा का सारा बर्डन प्रोसिक्यूशन का है। डिफेंस का बर्डन मात्र इतना है कि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में छेद कर दे, संशय उत्पन्न कर दे। तो प्रोसिक्यूशन क्या करेगा, संशय उत्पन्न कर देता है तो सफल हो जाएगा। और प्रोसिक्यूशन संशय को ये जो डिफेंस है वो अगर संशय कर देता है, स्टोरी में छेद कर देता है कि सब इनकी स्टोरी ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकती है, तो इसका लाभ डिफेंस को मिलेगा। प्रोसिक्यूशन को अगर अपना केस साबित करना है तो उसको संदेह से परे जाना होगा। अंतर समझ लीजिए आप, प्रोसिक्यूशन संदेह से परे और डिफेंस केवल संदेह पैदा करा दे तो उसका काम बन जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस इस दोनों चीज़ों में है। और हमेशा जो आप एविडेंस देगा प्रोसिक्यूशन, वो निश्चयात्मक होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। अगर कोई कमी है तो उसका स्पष्टीकरण प्रोसिक्यूशन के पास होना चाहिए। उसके बाद न्यायालय तय करती है कि कौन सी कमी है, कौन सी कमी नहीं है। और न्यायालय को सभी राइट अभियोजन की ओर से भी और बचाव पक्ष की ओर से भी बने रहते हैं। न्यायालय कभी भी किसी भी साक्षी को तलब कर सकती है, चाहे वो उस मुकदमे से संबंधित हो, उस लिस्ट में उसका नाम हो या ना हो। अगर न्यायालय को लगता है कि इस आदमी के आने से मुकदमे के न्यायिक निर्णय, देखिए निर्णय दो प्रकार के हैं, केवल निर्णय नहीं, न्यायिक निर्णय और न्यायिक रीति से जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है। इसीलिए जज के लिए केवल माइंड नहीं, मैकेनिकल माइंड नहीं, उसको जुडिशियल माइंड अप्लाई करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। उसके लिए दोनों बराबर है, किसी का भी अहित ना हो। इसको मेन फंडामेंटल उसको रख के क्रिमिनल लॉ में डिसाइड किया जाता है। अब आप देखेंगे, मैं आपको बता दूं बेसिक अंतर क्या है सिविल की प्रोसीडिंग में और क्रिमिनल की प्रोसीडिंग में साक्ष्य के स्तर पर। फैक्ट इन इशू, सिविल के वकील सिविल के मामलों में चेंज किया जा सकते हैं, क्रिमिनल में पार्टी नहीं चेंज कर सकती, पहली बात। दूसरी बात, नेचर बर्डन ऑफ प्रूफ में दोनों पक्ष के सिविल लॉ में अलग होते हैं, क्रिमिनल लॉ में अलग होते हैं। 100% या बियॉन्ड सस्पेंशन का जो रूल है वह लागू होता है आपके क्रिमिनल लॉ में, सिविल लॉ में वो लागू नहीं होता है। इसी प्रकार से विबंधन के सिद्धांत हैं, सिविल में लागू होंगे, क्रिमिनल में नहीं लागू होते। इसके अलावा अन्य कोई बहुत और एक चीज़ मैं बता दूं आपको जो बहुत महत्वपूर्ण की है, वो ये है कि सिविल लॉ में आप अपने प्लीडिंग को कतई अगर चेंज करते हैं तो कर तो सकते हैं, लेकिन प्लीडिंग पे डिफेंस पे कोई असर नहीं आएगा उसका, या उस पर कोई असर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप क्रिमिनल लॉ में अपनी बार बार प्लीडिंग अपनी चेंज कर रहे हैं, बार बार प्लीडिंग चेंज कर रहे हैं, प्लीडिंग या आप डिफेंस बार बार चेंज कर रहे हैं, तो उस पर असर आ सकता है। कुछ परिस्थितियों में बेसिक ये देखा जाता है कि मूलभूत आप परिवर्तन कर रहे हैं, या सार जिसे कहते हैं, मूलभूत कहते हैं, आप उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, या ऐसी चीज़ों पे परिवर्तन कर रहे हैं जिसका कोई व्यापक असर नहीं, जिससे कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अगर आपके परिवर्तन करने से चीज़ें आपके खिलाफ जा रही हैं तो आपको क्रिमिनल लॉ में भी उसका असर आएगा और आपको वहाँ पर उसका नुकसान हो सकता है। तो कंट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। प्रयास ये करिए कि आपका डिफेंस में कंट्राडिक्शन ना हो, अल्टरेशन हो सकता है, आप अपने बचाव को थोड़ा बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सिविल लॉ में और क्रिमिनल लॉ में अंतर क्या है साक्ष्य की स्थिति पर। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि साबित क्या होता है। साबित किसे कहेंगे? साबित जिसे आप कहेंगे उसे
इंग्लिश में प्रूव्ड कहते हैं कि प्रूव्ड क्या है। इसमें 3 चीज़ आप पढ़ेंगे, एक प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। प्रूव्ड क्या है और डिसप्रूव्ड क्या है, नॉट प्रूव्ड क्या है। प्रूव्ड में आप देखें तो प्रूव्ड में कहा यह है, पढ़ रहा हूँ परिभाषा इसकी। प्रूव्ड है, a fact is said to be proved when after considering the matter before it, the court either believe it to exist or consider its existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it exists। मतलब ऐसा क्या हुआ, इसका मतलब बहुत सीधा सा है, परेशान इसमें होने की आवश्यकता नहीं है। साबित का मतलब है प्रूव्ड, यानी प्रूव्ड हो गया कि नहीं प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड कब कहेंगे, कोई सब, ये है एक तर्क का विषय है, एक तर्क का विषय है कि कब इसको साबित मान लेंगे, कब साबित नहीं मानेंगे। अब उसमें कहता है जब कोई ऐसा तथ्य साबित कब हुआ, कब कहेंगे कि यह तथ्य साबित हो गया। कोई तथ्य साबित हुआ तब कहा जाएगा जब न्यायालय उस पर विचार करे, और न्यायालय विचार करने के बाद इस बात पर विश्वास कर ले कि हाँ यह तथ्य साबित हो गया, या उस तत्व को इस प्रकार समझे कि अगर कोई प्रज्ञावान व्यक्ति है, प्रज्ञावान प्रूडेंट पर्सन, समान प्रज्ञावान मतलब होता है कि समान बुद्धि विवेक का आदमी जो है वह भी इस तथ्य को साबित मान लेगा। उसके दिमाग में भी, स्वयं जज के दिमाग में, या अगर जज के दिमाग में ऐसा नहीं तो आम एक आदमी जो है, आम समझ वाला आदमी अगर उसको साबित मान लेगा तो ये माना जाएगा कि वह जो है तथ्य साबित हो गया और उसका अस्तित्व है। जब तक, कब तक, जब तक कि उसको किसी द्वारा रिबट न कर दिया जाए। अगर रिबट कर दिया जाता है, संभावना बनती है, वो कह सकता है कि साहब ये रिबटल हो रहा है। अगर रिबटल में आने के बाद कोई स्थिति परिवर्तन होता है तो उसको साबित नहीं माना जाएगा। इसके आप देखें, कोई तथ्य, एक फिर पढ़ रहा हूँ, कोई तथ्य साबित हुआ तब कहा जाएगा जब न्यायालय अपने समझ के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है, या उसके अस्तित्व को इतना समझे, अधिभाव समझे कि परिस्थितियों में किसी प्रज्ञान व्यक्ति द्वारा उस पर अनुमान कर लेना चाहिए, तो वह अस्तित्व उसका मान लेगा। अब इसके बाद आप देखेंगे जो ना साबित की परिभाषा है वो जस्ट इसके एग्जिस्टेंस में है। साबित में आप मान लेते हैं कि यह तथ्य जो है ये अस्तित्व में है, और ना साबित में मान लेते हैं न्यायालय स्वयं या किसी अन्य प्रज्ञान व्यक्ति द्वारा कि उसके समान अनुक्रम में कि ना साबित हुआ। तो साबित और ना साबित ये जो है यह एक दूसरे के विरोधाभास में है। और साबित नहीं हुआ क्या है, साबित नहीं हुआ ये है कि जब न तो साबित हुआ और ना तो ना साबित हुआ, तो उसे कह देंगे कि साबित नहीं हुआ। ये आप देखें इसको, तो ये साबित नहीं हुआ, ये इस ना साबित को जो है, जो हिंदी वर्जन है साबित नहीं हुआ, इसको आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे नॉट प्रूव्ड। अ फैक्ट इज सेड नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड। तो ये इसकी है। तो आम आदमी, प्रज्ञावान व्यक्ति की निगाह में, कोर्ट कहने का मतलब ये है कि कोर्ट भी एक आम आदमी की तरह विचार करेगी। जैसे एक आम आदमी सारे सर्कमस्टांसेस को लेकर चलता है, उस पर अपने निर्णय लेता है, उस पर अपने दिमाग को रख कर चीज़ें डिसाइड करता है, इसी प्रकार से कोर्ट का फंक्शन है। तो ये तर्क का है कि साहब ये साबित हो गई है, ये चीज़ इसके आधार पर ये मान लिया जाए। अब आप देखेंगे कि अब एक चीज़ आएगी आपके यहाँ, मैं उसको बता दूँ आपको, देख लें। ये है मे प्रज्यूम सैल प्रज्यूम की परिभाषा, कि सैल प्रज्यूम क्या है, मे प्रज्यूम क्या है। इसको अब अगले चैप्टर में आपको मैं बताऊँगा, अगले लेक्चर में बताऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।